हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो दोस्तों इसके पहले के जो 10 चैप्टर हैं उनका भी वीडियो बना करके हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पे अपलोड कर दिया है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप हमारे चैनल विराज पाठशाला पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों उस प्लेलिस्ट में हमने जो है इन 10 चैप्टर्स के वीडियो को जो है एक क्रमिक रूप में अपलोड कर दिया है, ताकि आपको जो है उन सारे वीडियोस को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप सभी लोग जो है उन वीडियोस को पढ़ सके। तो दोस्तों आइए आज का हम अपना चैप्टर 11 शुरू करते हैं, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो दोस्तों हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि प्रशस्तियाँ होती क्या हैं। तो यह एक विशेष प्रकार या किस्म के अभिलेख हैं जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। तो दोस्तों जो प्रशस्तियाँ होती हैं वो एक विशेष प्रकार या किस्म के अभिलेख होते हैं जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने 1700 साल पहले संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख है वो किससे संबंधित है, तो वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ अभिलेख पे जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने 1700 साल पहले संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो किसकी प्रशंसा किया है, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया है। दोस्तों जो ये इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख है जिस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, इसे ही जो है प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त का प्रशस्ति कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये वाला और ये पॉइंट एकदम याद रखना है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारी है। तो इसमें है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो आइए देखते हैं कि समुद्रगुप्त के प्रशंसा के बारे में जो है हरिशेन ने क्या लिखा है। तो हरिशेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में बताया है। तो आइए देखते हैं पहले जो है कौन से राजा थे और उनकी जो है उनके प्रति समुद्रगुप्त की क्या नीति थी। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त क्षेत्र के 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा है समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों हरिशेन लिखते हैं कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त क्षेत्र के 9 शासकों और समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिणापथ के 12 शासकों को हरा करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आइए देखते हैं तीसरे किस प्रकार के राजा थे। तो समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश या दोस्तों कह सकते हैं आंतरिक घेरा वाले देश समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। देखिए दोस्तों आपको यहाँ ये याद रखना है कि समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश या आंतरिक घेरा वाले देश कौन कौन से थे। तो दोस्तों उस समय जो है असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ इसके अंतर्गत आते थे और ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखते हैं चौथा जो है बाह्य इलाकों के शासक जो संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे तथा इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया था। तो दोस्तों आपको इसमें याद रखना है कि बाह्य इलाकों के शासक के अंतर्गत कौन कौन शासक आते थे। तो कुषाण वंश के शासक, शक वंश के शासक और श्रीलंका के शासक भी इसके अंतर्गत आते थे। और इन्होंने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया था। दोस्तों ये जो सब चीजें हैं ये जो है हरिशेन ने अपने जो है प्रशंसा पत्र में जो है समुद्रगुप्त के लिए लिखा है। दोस्तों आगे जो है एक नोट है आप लोगों के लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जिसे जो है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो था समुद्रगुप्त। यह प्रश्न बन सकता है कि कौन सा शासक था जो वीणा बजाता था, तो उसका भी आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रयाग जिसे आज इलाहाबाद भी कहते हैं। तो प्रयाग, उज्जैन, पाटलिपुत्र ये तीनों गुप्त शासनकाल के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो दोस्तों अगर पूछा जाए तो कि गुप्त शासनकाल के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे, तो वो था प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वंशावलियां। तो प्रशस्तियों से हमें शासकों के पूर्वजों के बारे में भी पता चलता है। समुद्रगुप्त की मां
कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिसने महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों इसमें आपको ये याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त की माँ थी उनका नाम था कुमार देवी, और जो कुमार देवी थी वो लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी थी। तो अगर प्रश्न बने कि जो समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी थी वो किस गढ़ से संबंधित थी, तो वो लिच्छवीगढ़ से संबंधित थी। इसके साथ ही समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले ऐसे शासक थे जिसने महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की थी, और समुद्रगुप्त ने भी जो है महाराजाधिराज जैसी उपाधि को धारण किया था। तो दोस्तों समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने खुद महाराजाधिराज जैसी उपाधि को धारण किया था। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। इसके साथ समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अंतिम शक शासक को परास्त किया था। अगर प्रश्न बन जाए कि अंतिम शक शासक को किसने पराजित किया था, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों ये भी पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा हेडिंग है हर्षवर्धन और हर्षचरित। तो हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था, तो वो था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित नामक एक पुस्तक की रचना की थी जो हर्षवर्धन की जीवनी से संबंधित थी। इसके बाद दोस्तों देखना नेक्स्ट पॉइंट, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था तथा काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहा। तो दोस्तों जो चीनी तीर्थयात्री वेनसांग था वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और हर्ष के दरबार में रुका था। हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई के मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। देखिए दोस्तों कहीं कहीं पर थानेसर देता है और कहीं कहीं पर थानेश्वर देता है, दोनों एक ही बात है। तो हर्षवर्धन अपने बड़े भाई के मृत्यु के बाद जो है थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। बहनोई का मतलब हुआ उनके बहन के पति। तो हर्ष के बहन के पति जो थे वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो मगध तथा बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब हर्ष ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उसे रोक दिया। दोस्तों इसमें आपको ये याद रखना है कि जब हर्षवर्धन दक्षिण की ओर बढ़ रहा था तो चालुक्य वंश के एक राजा थे जिनका नाम था पुलकेशन द्वितीय। उन्होंने जो है हर्ष को नर्मदा नदी पर रोक दिया। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बना हुआ है कि हर्षवर्धन और चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के बीच जो वो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था, तो आपको याद रखना है कि वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। दोस्तों आइए देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में। तो पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो दोस्तों जो पल्लव और चालुक्य राजवंश थे इन्होंने जो है दक्षिण भारत पर शासन किया था। इसके बाद पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। दोस्तों आपको इसमें ये याद रखना है सबसे पहले कि पल्लवों का राज्य था उनकी राजधानी क्या थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और जो उनका राज्य था वो उनकी राजधानी से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। यानी कि वो कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। किसका राज्य? तो पल्लवों का राज्य। इसके साथ दोस्तों चालुक्य का राज्य जो था वो कृष्णा नदी से लेकर के तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद रखना कि पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, वहीं पर जो चालुक्य का राज था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि चालुक्यों की राजधानी एहोल थी और एहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके बारे में इनके दरबारी कवि
द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जो पुलकेशन द्वितीय थे उनके दरबारी कवि जो थे वो थे रवि कीर्ति। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे, तो वो थे पुलकेशन द्वितीय। तो दोस्तों रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति पत्र लिखा है पुलकेशन द्वितीय के लिए, तो उसके जरिए हमें जो है पुलकेशन द्वितीय के 4 पीढ़ियों के बारे में पता चलता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने, यानी पुलकेशन द्वितीय ने, तो रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। दोस्तों अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि जब हर्ष दक्षिण की ओर बढ़ रहा था तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को आगे बढ़ने से रोक दिया था। पल्लवों तथा चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों पल्लवों और चालुक्यों के जो शासक रहे होंगे, जब वो कमजोर हुए होंगे तो उनको जो है राष्ट्रकूट और चोल वंशों के शासकों ने युद्ध करके उनकी सत्ता को समाप्त कर दिया होगा, इसका यही मतलब है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहाँ से प्रश्न कई बार सीटेट में पूछे गए हैं। तो इस समय प्रशासन के प्राथमिक इकाई गांव होते थे। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि राजा जो है कौन कौन से कदम उठाए ताकि वो जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का जो है समर्थन जुटा सके। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न खूब पूछा गया है। कोई शब्द दे देता है सीटेट और पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें आपको ये याद रखना कि महादंडनायक का मतलब क्या होता है। तो महादंडनायक का मतलब होता है मुख्य न्याय अधिकारी। दोस्तों ये आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था। तो दोस्तों इसमें आपको ये याद रखना है कि जो हरिसेन थे वो महादंडनायक होने के साथ साथ जो है वो कुमारामात्य भी थे। तो कुमारामात्य का क्या अर्थ होता है, तो कुमारामात्य का अर्थ होता है एक महत्वपूर्ण मंत्री। इसके साथ जो है हरिसेन संधि विग्रहिक भी थे। तो संधि विग्रहिक का क्या मतलब होता है, तो संधि विग्रहिक का मतलब होता है युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। दोस्तों ये सारे पॉइंट जो आपको याद कर लेने हैं। इन शब्दों का मतलब क्या होता है इसको आप लोग रट लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट। संभवतः स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो दोस्तों इस पॉइंट में आपको याद रखना है कि नगर श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है। तो नगर श्रेष्ठी का मतलब होता है मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। ठीक है, इसके बाद हमको याद कर लेना है सार्थवाह का मतलब क्या होता है। तो सार्थवाह का मतलब होता है व्यापारियों के काफिले का नेता। इसके बाद दोस्तों हमको याद रखना है प्रथम कुलिक का अर्थ क्या होता है। तो प्रथम कुलिक का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार। दोस्तों ये पॉइंट सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ एकदम रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो प्रथम कुलिक का मतलब होता है मुख्य शिल्पकार। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कायस्थ का मतलब क्या होता था उस समय। तो उस समय कायस्थ का मतलब होता था लिपिकों के प्रधान। तो दोस्तों ये रहा जो है हमारा उस समय प्रशासन कैसे चलता था। तो दोस्तों इन्हीं लोगों के वजह से जो है प्रशासन चलता था और इन्हीं लोगों का समर्थन जुटाने के लिए जो है राजा कई प्रकार के कदम उठाते थे। तो दोस्तों इसमें जो जो शब्द दिए हैं उनके अर्थ को आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। दोस्तों आइए देखते हैं सामंत कौन होते थे। तो ये सेना नायक होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। यानी कि दोस्तों इनको जो है कोई नियमित वेतन नहीं देते थे और ये सेना नायक होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इनको जो है वेतन न देकर के इन्हें जो है भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे जिससे वे सेना व घोड़ों की देखभाल करते थे। ये युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल
होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ये सामंत होते थे इनके पास क्या होती थी, सैन्य शक्ति होती थी, क्योंकि ये सेना के नायक होते थे। तो दोस्तों जब कभी भी सेना नायक थोड़ा सा भी दुर्बल होता था, यानी उसकी शक्ति जब थोड़ी सी भी वो कमजोर होता था, तो जो ये सामंत होते थे वो क्या करते थे, उसका फायदा उठा करके उनकी सत्ता को खत्म करने की कोशिश करते थे। ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। दोस्तों आइए देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दक्षिण के राज्यों में सभाएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है कई बार सीटेट में बना है। तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, जैसे ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद कर लेना है कि सभा किसे कहते हैं, तो ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उस समय उसे जो है सभा कहते थे। तो ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण तथा स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि काम करती थी। तो दोस्तों जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जिसे सभा कहते थे, तो जो उनके नीचे की समितियां थी वो उसके माध्यम से सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण तथा स्थानीय मंदिरों की देखभाल का काम ये करती थी ये सभाएं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां पर उर नामक ग्राम सभा होती थी। तो दोस्तों आपको याद कर लेना है, उर का मतलब क्या होता था उस समय, तो उर का मतलब होता था एक ग्राम सभा। ठीक है, और ये ग्राम सभा काम करती थी, जहां पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। इसके साथ दोस्तों आपको आगे याद कर लेना है कि नगरम का मतलब क्या होता है, तो नगरम का मतलब होता है व्यापारियों का एक संगठन। देखिए दोस्तों जो पॉइंट मैं बता रहा हूं कि इसको याद कर लीजिए, उसको आप एकदम रट लीजिए। दोस्तों प्रश्न अगर इस चैप्टर से बनता है तो इन्हीं सभी पॉइंट से बनेगा। इसके बाद दोस्तों मैंने जो है कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पढ़ना देखिए दोस्तों सब कुछ आपको जो है एक सामान्य तरीके से, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको एकदम रट लेना है। आइए देखते हैं दोस्तों उस जमाने में आम लोग, तो उस जमाने में आम लोग क्या करते थे। तो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो कालिदास थे तो वो अपने नाटकों में राज दरबार के नाटक खूब लिखे हैं। वही इसमें कहा है कि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये जो है राज दरबार के नाटक खूब लिखा करते थे। इनके नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते थे। तो दोस्तों आपको याद कर लेना है कि जो कालिदास का जो नाटक था उसमें जो राजा और ब्राह्मण थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे, जबकि सामान्य लोग और महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। दोस्तों आपको ये बात याद कर लेना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है कालिदास। ठीक है दोस्तों, और अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। थोड़ा सा दोस्तों देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। तो दोस्तों लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इस्लाम ने अल्लाह को सर्वोपरि माना। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। दोस्तों आपको याद कर लेना है कि अगले 100 सालों के दौरान जो इस्लाम था वो उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। इसके साथ ही अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप, दोस्तों मैं बार बार बताता हूं जो उपमहाद्वीप की चर्चा यहाँ पर बार बार हो रही है, जो ये शब्द है इसका मतलब होता है भारत तथा इसके आसपास के क्षेत्र। तो अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप यानी भारत तथा इसके आसपास के क्षेत्र की तटीय बस्तियों से पहले से परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी लेकर के आए। तो दोस्तों जो अरब था जहां पर इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी पैगंबर मोहम्मद के द्वारा, तो दोस्तों हमारा जो अरब से प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक संबंध रहा है। अरब के जो व्यापारी थे वो नाविक बन करके हमारे यहाँ आते थे और हमारे यहाँ से जो वो व्यापार किया करते थे। तो जब वहाँ पर अरब में इस नए धर्म की शुरुआत हो गई, तो जब लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, तो जो अरब नाविक थे अब क्या करते थे, जब वो आते थे तो दोस्तों हमारे यहाँ पर भी भारत में भी जो वो इस धर्म को जो है व्यापक स्तर पर फैला दिए। इसका यही मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों
आज हमने जो है चैप्टर 11 भी खत्म कर लिया है दोस्तों। इसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ है दोस्तों, हम लोग जो है उसको भी खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।